तो एक बार बोलते हैं भैया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए, अभी तक हमने बेसिक क्लास पढ़ी थी। बेसिक क्लास में हमने लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बेसिक में हमने कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट किया। अब आप इस योग्य हो चुके हो कि हम चैप्टर को स्टार्ट कर सके। चैप्टर का नाम जैसे कि स्क्रीन पे आपने देखा, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पार्ट 1। कंपनी लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब हमारे बच्चों को ये बात साफ क्लियर हो चुकी है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इट इज अ कंपनी लॉ और अ कंपनी एक्ट, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एक्ट एंड अ कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ क्या होता है, एक ब्रॉडर टर्म है जो हम बेसिक क्लास में कवर कर चुके हैं। और जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, 3rd लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, उन लेक्चर्स को जरूर देखें, उसके बाद ही 3rd लेक्चर पे आए। अब हम बात करते हैं कि कंपनी जो शब्द है और हमें पढ़ाई कैसे करनी है। तो आपके एक तो डिटेल नोट्स होंगे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ क्लास नोट्स भी होंगे। दोनों को साथ में कॉप अप करते हुए हमें बढ़ना है। इससे हमें डिटेल नॉलेज इकट्ठी करनी है और क्लास क्रक्स से, क्लास नोटिंग से हमें उन चीजों को क्रैम करना है, याद करना है। तो जी आज किस किस की पहली क्लास है? नहीं है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऑलमोस्ट पहले की चीजें सबको क्लियर है, लाइव में जितने बच्चे सबको क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ कंपनी, कि जो कंपनी का शब्द है ये पहली बार कहाँ से आया। तो इन्होंने कहा जी वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। अब आप एक चीज समझना, यहाँ जो वर्ड यूज किया लेटिन वर्ड, ये लेटिन का मतलब क्या होता है और लेटिन शब्द क्यों यूज किए जाते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे कि यहाँ पे लेटिन वर्ड से आया, लेटिन वर्ड। तो ये जो लेटिन वर्ड है ये क्यों यूज किए जाते हैं और इसका क्या मकसद होता है, मतलब क्यों लेटिन वर्ड लॉ के अंदर डाले जाते हैं। तो बच्चों मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मैंगो शेक पीते हो? मैंगो शेक, मैंगो शेक में आइसक्रीम क्यों डाली जाती है? मैंगो शेक तो आम का बनता है, फिर उसके अंदर आइसक्रीम क्यों डालते हैं? यस बताइए जल्दी से, मैंगो शेक के अंदर आइसक्रीम क्यों डाली जाती है? व्हाट इज द लॉजिक, बताओ लाइव वाले बच्चे। हाँ जी, हाँ जी जल्दी बताइए, लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं बताइए जी। मैम जी हम तो कभी मैंगो शेक पीता ही नहीं है। अच्छा जी, मैंगो शेक पिया ही नहीं आपने आज तक, बहुत अच्छी बात है। मैम जी हम तो एप्पल शेक पीते हैं। क्या बात है, आय हाय एप्पल शेक, छी चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैंगो शेक में आइसक्रीम इसलिए डाली जाती है ताकि उसका फ्लेवर के लिए है ना, फ्लेवर के लिए आइसक्रीम डाली जाती है। बस यही एक लेटिन वर्ड का भी ऑब्जेक्टिव है कि लॉ में लेटिन वर्ड यूज किए जाते हैं ताकि फ्लेवर आ सके और आम आदमी जिसने कानून नहीं पढ़ा उसे समझ में ना आए, समझ ही नहीं आए उसे। अच्छा जी मैम जी ऐसा भी जुगाड़ है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी कानून है सारे कॉपीड है, बाहर से हमने कॉपी कर रखे हैं और हम वही आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसी को पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा बदलाव भी हमने किया है, और बदलाव क्या किया है कि आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में 3 नए कानून आए हैं जो कि हमने हमारे अपने हैं, ओरिजिनल हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है, उनके नाम भी ऐसे ही हैं, है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम अपने आप को बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी हम लेटिन वर्ड की बात कर रहे हैं। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टिक मार्क बेस्ड आते हैं, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। तो अब एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइव वाले बच्चे जो गोल मार रहे हैं ना क्लास को, उन्हें कसम है विद्या की, विद्या मतलब लड़की नहीं है, विद्या माता, विद्या माता की कसम है अगर क्लास छोड़ी तो। ठीक है चलो मैम जी बहुत सुहाना मौसम है और ऐसे मौसम में तो हम सोएंगे, और मैम जी कौन पढ़ता है ऐसे मौसम में, चाटा पड़ेगा। चलो अब देखो इधर लेटिन वर्ड की बात करते हैं। लेटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा ये जो है बाहर के शब्द हैं, और लेटिन वर्ड में कंपनी जो है वो आया कम विद और टुगेदर, कम प्लस पनीस, 2 शब्दों को मिला के बना कम प्लस पनीस। कम का मतलब है कमिंग टुगेदर और पनीस का मतलब है ब्रेड। फिर से सुन लीजिए, पनीस का मतलब क्या है, ब्रेड। तो वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड कम विद टुगेदर प्लस पनीस मीन्स ब्रेड। मैं व्हाट डू मीन बाय द ब्रेड हियर, अरे भैया अपने खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यहाँ पे ब्रेड का मीनिंग जो है वो ब्रिटानिया ब्रेड नहीं है, यहाँ ब्रेड का मीनिंग है प्रॉफिट्स। इट मीन्स लोग इकट्ठा हो रहे हैं किसके लिए,
प्रॉफिट्स के लिए। अब मैं डिटेल हिस्ट्री में जा रही हूँ। और जब प्रॉफिट्स के लिए इकट्ठा होते हैं तो पुराने समय में क्या होता था कि बहुत सारे व्यापारी ना एक्सेप्शनली आपस में मिलते थे। एक्सेप्शनली कब मिलते थे? जब कोई फेस्टिव गैदरिंग्स हो रही है, गरबा हो रहा है या कोई प्रोग्राम है, कोई फेस्टिवल, दिवाली, होली, और उस टाइम पे ही वो अपनी चर्चा करते थे बिजनेस के बारे में। लेकिन वो बहुत पुराने टाइम की बात है। आज की डेट में बिजनेस का मकसद, बिजनेस का मतलब पूरे तरीके से बदल चुका है, चेंज हो चुका है। और अब इतने लंबे टाइम के बाद अगर आपस में आप मिलोगे तो बिजनेस पॉलिसीज, इतना कंपटीशन और यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर और सभी चीजें धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में काम नहीं चल सकता कि आप एक्सेप्शनली मिलो, यहाँ तो आपको समय समय पे मिलना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा कि वर्ड कंपनीज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम मीन्स कमिंग टुगेदर और पनीज मीन्स मील एंड ब्रेड। तो ओल्ड टाइम के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो टुक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग टू डिस्कस बिजनेस मैटर्स। तो वो क्या करते थे कि पुराने समय के लोग बिजनेस मैटर्स को डिस्कस करने के लिए एक्सेप्शनली फेस्टिवल के दौरान जो भी हमारे त्योहार होते थे उसमें मिलते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायनामिक है आज की डेट में, बहुत कंपटीशन है, कस्टमर की चेंजेस हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड सभी जो है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज भी आके बिजनेस कर रही हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा जी नाउअडेज बिजनेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। आज के टाइम में जो बिजनेस है वो क्या हो चुका है? वो बिजनेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब आप एक्सेप्शनली मिलोगे तो काम चल जाएगा। अब आपका एक्सेप्शनली मिलकर काम नहीं चल सकता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बैक टू बैक आपको आना होगा और अपनी मीटिंग्स करनी होगी, मिलना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा रुक जा जरा, तू क्यों इतरा रहा है इतना, तो इधर देखो। तो इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने कहा कि नाउअडेज बिजनेसेस, अब आज की डेट में बिजनेस क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। नाउअडेज बिजनेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड जो हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं उसमें टाइम बहुत लंबा लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चल सकता। तो अब क्या किया जाए बताओ? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या किया जाए? अब एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा जिसमें आप फ्रीक्वेंट मिल सकते हो और आपको कोई फेस्टिव गैदरिंग्स की वेट ना करनी पड़े। तो चलते हैं जी आगे, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नाउ कंपनी और कॉर्पोरेट्स की हम बात कर रहे हैं, अब कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा देयरफॉर वर्ड कंपनी हैज assumed together importance. It denotes a joint stock enterprises in which capital is contributed by large number of people. यहाँ पे जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलके एक साथ जो है काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और सुनो, एक चीज और समझो। आप मुझे ये बताइए, क्या एक व्यक्ति कंपनी चला सकता है? आंसर इज नो। इसके लिए, इसको समझाने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी और आप उस स्टोरी का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा एंजॉय करेंगे और स्टोरी को पूरा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। स्टोरी में दो बातें हैं, एक तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और उससे आपका एक बेस क्रिएट होगा। अब हमने एग्जाम्पल लिया, जो चिंकी है, चिंकी एक लड़की है, क्लास में ही पढ़ती है और चिंकी ने कहा जी मुझे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। तो हमने कहा ठीक है, तुझे गोलगप्पे पसंद है तो तू गोलगप्पे खा। तो अब क्या होता है कि चिंकी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीचे उतरकर गोलगप्पे खाने पहुंच जाती है। एक टोकरा टाइप से रहता है, उसके अंदर गोलगप्पे रहते हैं और उन गोलगप्पे को खाने के लिए वो वहां पे पहुंचती है और 10 का नोट देती है और 10 का नोट देने के बाद कहती है कि भैया ये लो और मुझे जो है गोलगप्पे दे दो। अब क्या होता है कि चिंकी को 4 गोलगप्पे मिलने होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे खाती आनंद लेती है। तो एक गोलगप्पा दिया, चिंकी ने एक खाया, दूसरा गोलगप्पा दिया, चिंकी ने दूसरा भी खाया, तीसरा गोलगप्पा दिया, चिंकी ने तीसरा खाया और तीसरे में वो मुग्ध हो गई, मन मुग्ध हो गया उसका और वो जो आंखें बंद कर करके एंजॉय कर करके खा रही है। और जब वो एंजॉय कर करके खा रही है तो उतनी देर में क्या हो जाता है, गोलगप्पे वाला साफ। तो उसका एक गोलगप्पा पेंडिंग रह गया। उसने देखा गोलगप्पे वाला तो भागा जा रहा है, तो वो क्या करती है, उसके पीछे दौड़ लेती है और कहती है भैया मेरा गोलगप्पा देंगे ना। तो भैया कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो क्या है कि उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, जैसे कि आप जानते हो लक्ष्मी नगर में V3S मॉल है, पता ही होगा आपको, पता है नहीं पता है?
लक्ष्मी नगर के अंदर V3S मॉल है। मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल सीधे साधे से बेचारे पढ़ने वाले, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं बताती हूँ, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे V3S मॉल पड़ता है। तो वो क्या करता है, V3S मॉल पे जाके रुकता है। लेकिन चिंकी भी ऐसी है कि अपना एक गोलगप्पा छोड़ती नहीं है और वहीं तक दौड़ते हुए जाती है। तो फिर उससे कहती है, भैया एक बात बता, तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? कि मैडम मैंने कोई धोखा नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। हमने कहा क्या मजबूरी थी? कि मैम MCD वाले आ गए थे, मेरे सारे गोलगप्पे सीज कर देते। अच्छा, तो कहते भैया तुम दौड़े क्यों, तुम ऐसे क्यों भागते हो कि MCD वाले उठा लेंगे, क्योंकि आई एम डूइंग अनऑर्गेनाइज बिजनेस। क्या बात है, गोलगप्पे वाला इंग्लिश बोलता है कि हाँ, कि आई एम डूइंग अनऑर्गेनाइज बिजनेस। तो यहाँ पे चिंकी कहते हैं, व्हाई यू आर नॉट डूइंग ऑर्गेनाइज बिजनेस? कहते देयर आर लिटिल बिट प्रॉब्लम्स आर देयर। कि प्रॉब्लम्स है कि क्या, कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो चिंकी कहती है, टेंशन मत लो, मैं अभी ऊपर जाऊंगी और अपनी मैम से डिस्कस करूंगी, बिकॉज शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी, and company secretary is not only the company secretary, she is also a business facilitator. I am not only business facilitator, but every person who is a qualified company secretary, that is not only the CS, having some good qualities as a business facilitator, business facilitate करते हैं। देन चिंकी मेरे पास आती है और कहती है, मैम बड़ी दुख की बात है। मैंने कहा क्या? कह रहे मैम गोलगप्पे वाले भैया है ना, वो अनऑर्गेनाइज बिजनेस करते हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनाइज। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हम पैसे लेते हैं, पर कोई नहीं, चलो उनका काम हम ऐसे ही कर देंगे। अब क्या होता है कि वो ऊपर आते हैं और हम उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हम पूछते हैं, भैया ये बता तेरी शादी हो गई क्या? कि मैम कौन करेगा मेरी शादी, मैं गोलगप्पे बेचता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन मत ले। तेरा कोई दोस्त वोस्त है? तो कहता मैम दोस्त तो है, लेकिन वो तो मैम सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन, मैम सब कुछ लेता है। मैंने कहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है कि मैम है। मैंने ठीक है, उसे भी बुला के ला। अब दोनों दोस्त आ जाते हैं, आमने सामने बैठते हैं। तो अब मैं जो दोस्त उसका जो थोड़ा सा नशा करता है गोलगप्पे वाले का, तो मैं उससे बोलती हूँ कि भैया ये बता कि तुझे तेरा कितना खर्चा है? कि मैम मेरा रोज का ना 200 रुपये का खर्चा है। मैंने कहा ठीक है, तो 20,000 रुपये दे और हर रोज तो 200 रुपये मिलते रहेंगे और 20,000 तेरे एज इट इज। कह रहे हैं मैम। मैंने कहा हाँ। कह रहे मैम अगर नहीं मिले तो? मैंने कहा यहीं साइन करवाएंगे, सारी चीज़ें यहीं तय होंगी, सब कुछ यहीं रिटर्न में होगा और रिटर्न में साइन होने के बाद ही कुछ हो पाएगा। कह रहे मैम है। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका आपस में एक साइन करवा लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, और वो जो है एक दुकान ले लेता है, किराए पे दुकान ले लेता है और उसमें अपने गोलगप्पे सेट कर लेता है। अब चिंकी आराम से टेबल पे बैठ के फ़ोन चलाते हुए गोलगप्पे खा के आती है। और सबको कॉमर्स गोलगप्पे वाला इतना ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि उसकी दुकान पे अगर कोई एक बार गोलगप्पे खा लेता है तो वो पक्का CA/CSCM बनता है, तो इसलिए सब बच्चे खाने जाते हैं। मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा, मैंने कहा इतने सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और वो जो है मिलके अभी दोनों गोलगप्पे वाले ये आपस में फ्रेंड्स मिले और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। आप इसका क्या नाम देना चाहोगे? फ्यूचर की प्रॉफिट इज प्री डिसाइडेड, लॉसेस इज प्री डिसाइडेड, इन विच रेशियो इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब भविष्य में होने वाले फायदे और नुकसान पहले से ही डिसाइड किए गए हैं, एग्रीमेंट में लिखा गया है, साइन करा गया है। पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के बिजनेस का ड्यूरेशन, तमाम चीजें के एग्रीमेंट में लिखी गई और साइन किया गया। आप इसको क्या नाम देना चाहोगे? किस फॉर्म में बिजनेस हो रहा है? फॉर्म का बिजनेस का नाम क्या होगा? बिजनेस का क्या नाम होगा? मतलब किस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं? परफेक्ट, यस, यही तो आपके अंदर से निकालना था मुझे। पार्टनरशिप। यहां पे जो काम हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है वो गोलगप्पे का है, लेकिन जिस फॉर्म में हो रहा है वो क्या है? पार्टनरशिप। इससे पहली स्टेज पे जो बिजनेस हो रहा था उसकी फॉर्म थी सोल प्रोप्राइटरशिप, अभी इसकी फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने आगे कहा कि चलो ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हो जाती है। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और आगे चल के क्या होता है कि जो आपके नॉर्थ के और वेस्ट के लोग हैं, जो नॉर्थ और वेस्ट के बच्चे हैं, वो भी लक्ष्मी नगर में गोलगप्पे खाने आने लगे। अब ऐसी स्थिति में गोलगप्पे वाले ने क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से आप मुझे राय दीजिए, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है? अपना बिजनेस और एक्सपेंड कर देना चाहिए या डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए? देयर आर टू वर्ड्स इन अ बिजनेस, वन इज अ एक्सपेंशन एंड सेकंड वन इज अ डाइवर्सिफिकेशन। तो बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहिए, बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन गलत। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो उससे दूसरा नया स्टार्ट कर दिया, अभी उसे एक्सपेंशन की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत
रुमाली रोटी के लिए फेमस नहीं है, वो गोलगप्पे के लिए फेमस है, तो अभी उसमें ही मूव करना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? अब आगे चल के क्या होता है बच्चों, तो वो एक्सपेंशन करना चाहता है। ही इज इंटरेस्टेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन अ कनॉट प्लेस, he is interested to open a new branch in Dwarka, he is interested to open a new branch in Ghaziabad, he is interested to open a new branch in a Gurgaon and a Faridabad। ऐसी स्थिति में उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो पार्टनरशिप की एक डिसएडवांटेज है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो दूसरा उसका जो पार्टनर इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर रिस्क, है ना, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है रिस्क लेने के लिए। अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? आप बताइए, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? व्हाट टू डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? चिक्क 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 चिक्क, हाँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड, बैंक इज नॉट ग्रांटिंग लोन बिकॉज द कैपिटल इज वेरी स्मॉल। क्या किया जाए बच्चों? सोच के बताइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, मिंटोस खाइए। लाइव में जो बच्चे हैं आप भी बता सकते हैं अब उसको क्या करना चाहिए। मम्मी पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे भरेंगे शेयर होल्डर? एड ऑन करने चाहिए। नोबडी इज इंटरेस्टेड, Nobody is interested to take the risk. Advice please, आप सब कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो। लाइव में जो बच्चे हैं आप भी अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और रिप्लाई करिए, क्या किया जाए? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पूछा गोलगप्पे वाले भैया अब तेरी शादी हो गई? वो मेरे पास आया, कह रहा मैम अभी तो नहीं हुई। मैंने कहा कोई नहीं, अब की बार हो जाएगी। मैंने उससे पूछा क्या आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो या पीछे जाना चाहते हो? बताइए, आगे जाना चाहिए पीछे जाना चाहिए? आगे जाना चाहिए। योर पार्टनर इज नॉट रेडी टू एक्सपेंड द बिजनेस, सो इट्स ओके, जा तू जी ले अपनी जिंदगी। अब हम यहाँ पे जो बिजनेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 1% कंपनी। ओ क्या बोला मैंने? 1% कंपनी। व्हाट आई मीन बाय द 1% कंपनी? 1% कंपनी जो है वो एक ऐसा फॉर्म है जो है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारी जो है वो कंपनी के फॉर्म में काम करती है। मैं आपको बताती हूँ, अ प्रॉब्लम बिफोर 2013 इन इंडिया, इवन इफ सिंगल पर्सन इज इंटरेस्टेड टू डू द बिजनेस इन कंपनी फॉर्म, दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज एटलीस्ट 2 persons आर रिक्वायर्ड। बट बड़ा दुख मुझे तब हुआ, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, तमाम कंट्रीज में 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट था, परंतु हमारे इंडिया में नहीं था। मेरे यहाँ लगी दिल पे बात, मैंने फोन घुमाया, मैंने गवर्नमेंट को कहा ये क्या करवा रहे तुम, ये क्या क्या चल रहा है ये? देखिए पाकिस्तान में भी ओपीसी आ चुकी है, इंडिया में ओपीसी नहीं है। उन्होंने कहा मैम चिंता ना करो, न्यू एक्ट आ रहा है 2013, उसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा थैंक यू सर। अब देखिए मेरे कहने पे फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज द 1% कंपनी। 1% कंपनी की खास बात यह है कि आप अकेले, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अकेले बिजनेस को आगे कैरी ऑन कर सकते हो। नो नीड टू एड ऑन एनी अदर पर्सन, एनी एक्सटर्नल पर्सन। अब मुद्दा ये उठता है, उसकी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि उसके साथ कोई बिजनेस करने को रेडी नहीं था, और दूसरी प्रॉब्लम थी रिस्क वो भी नहीं लेना चाहता। और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना। और अगर वो बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी घर की एसेट्स भी जा सकती है, तो वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। हमने कहा ए गोलगप्पे वाले जा तू जी ले अपनी जिंदगी, और उसको कहा कि अब हम कंपनी फॉर्म में काम करेंगे। इवन अ सिंगल पर्सन कैन डू बिजनेस इन कंपनी फॉर्म इन केस ऑफ OPC। O मीन्स 1% कंपनी। और कंपनी के फीचर बताइए भाई और बहनों, लाइव में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप बताइए, और आप भी बताइए कंपनी की फीचर क्या होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस हो रहा है दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं। दोनों क्या हैं? सेपरेट है। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का या कच्चा कच्चा? पक्का पक्का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें समझने वाली बात यह है बच्चों कि जो ओपीसी है वो बिजनेस करेगी और आगे बढ़ेगी, लेकिन अब उसके बिजनेस को और एक्सपेंशन की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में ब्रांचेस ओपन करनी है। अभी तक कैपिटल एनसीआर, दिल्ली में और एनसीआर में ब्रांचेस थी, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया ओपन करना चाहती है। तो फिर दोबारा से हमारे पास आता है और कहता है मैम
ओपीसी तो छोटे लेवल पे काम करती है। अब हमें बैंक से भी लोन चाहिए, फंड्स चाहिए, और यहाँ पे तो बैंक हमें लोन नहीं देगा। हमारा प्रश्न ये उठा, ये बता तेरी शादी हो गई? मैम जी हाँ, मैंने कहा था पहले हो जाएगी। अब क्या है, वो 2 लोग हो चुके हैं, अभी तक 1 थे, अब 2 हो गए। तो उन्होंने, अब हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स और 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है। दोनों मेंबर बन गए, दोनों डायरेक्टर, एंड ओपीसी इज कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी इज कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। आर यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, फर्स्ट स्टेज पर बिजनेस किस चीज का था? गोलगप्पे का। सेकंड स्टेज पे बिजनेस गोलगप्पे का, थर्ड स्टेज पे गोलगप्पे का, फोर्थ स्टेज पे, लेकिन फॉर्म चेंज हुई है। फर्स्ट स्टेज पे फॉर्म क्या थी? सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पे पार्टनरशिप, थर्ड पे ओपीसी एंड फोर्थ पे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। अब जो है उसके गोलगप्पे इतने फेमस हो गए हैं कि अब जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं, विदेश जाते हैं, उसके गोलगप्पे खा के जाते हैं। वहां के लोग भी मंगवाने लगे कि जी हमारे लिए यहीं लेके आओ, लंदन में लेके आओ, पेरिस लेके आओ। लंदन देखा, पेरिस देखा, और देखा, एक गाना सुना है आपने? लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा, सुना है? नहीं सुना है, पहले बहुत चलता था ये गाना, लंदन देखा, पेरिस देखा, लेकिन सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान। तो इट मीन्स, मेरी बात सुनिए, अब हमने कहा कि अब उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उतने पैसे उसके घर पर भी नहीं है, और कोई बैंक भी उसे लोन सैंक्शन नहीं करेगा। इन दैट सिचुएशन दैट प्राइवेट कंपनीज कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, एंड पब्लिक कंपनी के पास ही, पब्लिक कंपनी को ही अलाउड होता है कि वो आम जनता से फंड क्या कर सकती है? रेज कर सकती है। आम जनता से फंड रेज करके वो बिजनेस कर सकती है। क्लियर? ये ऑल क्लियर? तो दैट कंपनी इज पब्लिक कंपनी। सो दीज आर द स्टेजेस, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे हमारे बिजनेस में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है, वैसे वैसे हमारे फॉर्म्स में भी चेंज किए जाते हैं। यही इसका सार है, यही कंपनी लॉ का सार है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। सो हमने कहा कि कंपनी जो है, कंपनी में क्या किया जाता है? कंपनी, इट डिनोट्स अ जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज इन विच कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे किसी, अगर कोई ये चाहता है कि मुझे अकेले कोई बिजनेस करना है, मैं अकेला ही बिजनेस करूंगा, तो ऐसी स्थिति में तो वो अपने घर से पैसा ले आएगा, अपनी फैमिली से पैसा ले लेगा। लेकिन यहाँ पे खाली अपने घर से या फैमिली से पैसे से काम नहीं चलेगा, यहाँ ह्यूज फंड्स की जरूरत है। तो ह्यूज फंड्स पब्लिक से लिए जा सकते हैं। कंपनी फॉर्म में जब काम किया जाता है तो वहां पे जो कंपनी की कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स, दैट इज नोन एज शेयर। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर। इट मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांट दिया जाता है उसको हम शेयर बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति शेयर होल्ड करता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो इसका मतलब कंपनी जो है वो कितने भी लोगों से काम कर सकती है, जितने मर्जी उतने लोग कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमने कहा यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एक साथ आएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा? कंपनी में शेयर लेना, हिस्सा लेना, और उसी के साथ साथ उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा? बताइए, उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा? उसके बदले उन्हें मिलेगा डिविडेंड। बहुत अच्छा रिप्लाई। अब आप जो है बेसिक क्लियर है, तो अब आगे आगे आप चलते जाओगे, तो उनको डिविडेंड मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे कहता है, इन पॉपुलर पार्लेंस अ कंपनी डिनोट्स अ एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस फॉर्म्ड। अब बिल्कुल ध्यान देना, in popular parlance company denotes association like-minded person formed for purpose of carrying on some business or undertaking। मतलब यहाँ पे जो है minded persons को बुलाया जाता है। बता सकते हो कौन होते हैं वो minded person? डायरेक्टर्स। परफेक्ट परफेक्ट। लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट दें और धीरे धीरे लिखें। कष्ट दें और लिखें, कष्ट दें और लिखें। यस, बहुत बढ़िया, कष्ट दें और लिखें। चलो जी, इट मीन्स हम कह सकते हैं, इट डिनोट्स जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज इन विच कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट मीन्स यहाँ पे माइंडेड पर्संस आते हैं, और माइंडेड पर्सन सेक्शन 149 के तहत इंडिविजुअल, क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल। क्या बोला मैंने, जरा बताना। इंडिविजुअल। तो वो इंडिविजुअल क्या रहता है? उनके पास माइंड रहता है, और वो जो है कंपनी को आगे डायरेक्शन देते हैं। अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस ऑफ पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। क्या बोला मैंने? कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा बच्चों, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ
कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंट्री। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन, इसका मतलब क्या होगा? बता सकता है कोई बच्चा? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? कोई और बच्चा? कोई भी बच्चा और बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा क्लास के अंदर? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? लाइव वाले बच्चों को भी है, लाइव वाले बच्चे वो भी बताएं। एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ये देखिए क्या मतलब है। अब बिल्कुल धीरे धीरे समझना है एक पॉइंट को, क्योंकि पॉइंट की क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल धीरे धीरे समझना पॉइंट को। लाइव में जितने बच्चे हैं वो भी बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, देखो अब मैं आपको बताना चाहती हूं कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी में जो शेयर्स होल्ड किए जाते हैं, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्ड किए जाते हैं, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या बताया मैंने? वो एक तरीके का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी और नेचुरल पर्सन भी। ये बात कहाँ लिखी हुई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कहाँ लिखी है जरा बताना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स यहाँ पे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें और शेयर्स की बात करें, तो एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर ले सकती है, क्योंकि शेयर होल्ड करना इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब शेयर होल्ड कर सकती है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शेयर होल्ड करेगी, तो एक तरीके से कंपनी के साथ क्या किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्स लिमिटेड में क्या वाई लिमिटेड शेयर होल्ड कर सकती है? अब सोच के बताना, क्या एक्स लिमिटेड में वाई लिमिटेड शेयर होल्ड कर सकती है? यस। और क्या नेचुरल पर्सन होल्ड कर सकते हैं? यस। तो कंपनी के अंदर अब दोनों हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन भी और नेचुरल पर्सन भी। इसीलिए इसे बोला जाता है कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ। क्या बताया जरा बताना? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी दोनों की एसोसिएशन है, किस किस की? आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। तो ये पॉइंट शायद मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है और उसे कनेक्ट करना है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। जो डिफाइन की गई है वो डिफाइन की गई है सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 20 of Companies Act 2013. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर हुई है। ठीक है, अब बच्चों जरा समझना, यहाँ पे हमने कहा कि जब हम प्रीवियस लॉ की बात करते हैं, तो प्रीवियस लॉ का मतलब है कंपनी लॉ 1956, कंपनीज एक्ट 1950। अभी जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो कौन सा है? 2013। इससे पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। तो इन्होंने कहा कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में। क्या बोला हमने? या तो इस एक्ट में या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर डिफाइन किया गया है। अब जरा धीरे धीरे समझना, अब धीरे धीरे समझना। मुद्दा ये उठता है कि भैया ऐसा क्यों किया गया कि कंपनी जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन की, और इन्होंने कहा जो प्रीवियस कंपनीज है वो भी इसके अंदर आएंगी। ऐसा क्यों? इसका क्या लॉजिक है? सोच के बताओ, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि बिना लॉजिक के तो कभी कुछ होता नहीं है, हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। तो इसका क्या लॉजिक है? आप एक बात बताइए, जो 2013 से पहले कंपनीज एक्ट था तो उसके तहत कंपनी रजिस्टर हुई थी। अब वो रजिस्टर हुई तो वो तो खत्म हो गया। कंपनी बनती कैसे है? लॉ से। कंपनी चलती कैसे है?
लॉस से। और कंपनी खत्म भी कैसे होती है? लॉस से। तो अब वो कंपनी बन तो चुकी है 1956 से, लेकिन चलेंगी किससे? किसी ना किसी एक्ट से। अगर उनको इस एक्ट में कवर नहीं करते तो उनके लिए अलग से एक्ट बनाना पड़ता है, और वो तो खत्म हो गया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इसमें वो कंपनीज भी आएंगी जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर हुई हैं, और इसमें वो कंपनीज भी आएंगी जो ओल्ड कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें वो कंपनीज भी आएंगी जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर हुई हैं, और इसमें वो कंपनीज भी आएंगी जो 1956 के तहत रजिस्टर हुई है। तो यहाँ पे दोनों तरीके की कंपनी कवर की गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें ओल्ड कंपनीज भी कवर हैं, और इसके अंदर आपकी न्यू कंपनीज भी कवर हैं। चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो दोनों तरीके की कंपनी यहाँ कवर की गई हैं। ये देखिए, कंपनी मीन्स, ये दिस इज अ क्लास नोटिंग, एक्चुअली क्रक्स नोटिंग जो हम लिंक करके पढ़ेंगे। तो अब बताओ क्या लिखा है इसमें? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी आई है? न्यू कंपनी प्लस ओल्ड कंपनीज। ओल्ड कंपनीज कौन सी हैं? जो प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत बनी है, और न्यू कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए आगे कहते हैं कंपनी इज अ लीगल पर्सन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंपनी की क्या होती है, बताओ जल्दी से? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट रखती हूँ, एक कॉन्सेप्ट। कंपनी की एक फीचर है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। क्या फीचर है जरा बताना? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द परपेचुअल सक्सेशन? किसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, मैं बताती हूँ आपको। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे। कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा? कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपके सामने का एग्जांपल देती हूँ। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2 डायरेक्टर्स एंड 2 मेंबर्स। सेम डायरेक्टर है, सेम मेंबर है, गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। क्या प्राइवेट कंपनी खत्म? खत्म नहीं। क्यों? क्यों? ना डायरेक्टर बचे ना मेंबर। लाइव वाले बच्चे कुछ बोल दो, भगवान का ले दे के कुछ। अरे भैया बोल दो कुछ, हाथ से लिख के भेजो। हाथ से, मुंह से नहीं बोल पा रहे तो हाथ से लिख के भेज दो। कुछ तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले काम नहीं चलेगा। हाँ जी बच्चों बोलिए जल्दी से। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका? हाँ, मतलब क्या है इसका? है सच्ची? सच में? अच्छा, बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि कंपनी का बर्थ तो लॉ से हुआ है और डेथ भी लॉ से होगी। तो किसी नेचुरल पर्सन के आने से, जाने से, जीने से, मरने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो डोंट टेक स्ट्रेस। उसके बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे और वो कंपनी को आगे कैरी ऑन करेंगे। सो यही कहता है इन कॉमन लॉ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। समझ में आ गया? आसान है सीएस। पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं। अच्छा जी, अभी तो सिर्फ ट्रायल है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे देखिए, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये बहुत काम की बात है और मैं आपको जो है कुछ सेक्शन पढ़ाऊंगी और अभी आपको टिप्स पे याद करा दूंगी यहीं के यहीं। वैसे तो मैं आधे सेक्शन याद कराने की काबिलियत रखती हूँ, टचवुड, माता रानी की कृपा से, लेकिन अभी सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर मैं आपको 8 सेक्शन याद कराऊंगी। कितने सेक्शन? 8 सेक्शन। ये भी क्वालिटी हर किसी के पास नहीं होती, कुछ ही लोगों के पास होती है, उनमें से एक मैं भी हूं। तो इसके लिए मैं अपने भगवान को शुक्रिया करना चाहूंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, सबसे पहले सेक्शन नंबर 1,
किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जो होता है उसे बोलते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ सेक्शन याद कराने से पहले। हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, जिंदगी में मजा बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में सिर्फ स्ट्रेस होगा तो मजा नहीं आएगा। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो पढ़ाई में भी ना मजा आना चाहिए। पढ़ाई को ऐसे मत लो यार पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पार्ट टाइम समझोगे ना तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आपको पढ़ाई को अपने सपनों से जोड़ना है, कनेक्ट करना है कि मेरी क्या होगी, एक बड़ी अच्छी जिंदगी होगी, मेरी एक बड़ा अच्छा ऑफिस होगा, उसमें मैं काम करने चाहूंगी, जाने से पहले वो साफ होगा, क्लीन होगा, बड़ा सा केबिन होगा, उसमें एक सुंदर सी कुर्सी होगी, उसमें मैं जाकर बैठूंगी, एक ग्रीन टी पीऊंगी, पूजा करूंगी, फिर क्लाइंट डील करूंगी, एक बैग लेके जाऊंगी और उसे भरकर वापस लाऊंगी। किसका? हाँ, फ्रूट्स का। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि फिट है तो हिट है बॉस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इट मीन्स क्योंकि आप पैसों से तो आप थैला भर के ले जा नहीं सकते, क्यों? अरे सारी ऑनलाइन डीलिंग होती है यार। तो इट मीन्स इस सपने के लिए, और जिस दिन शॉपिंग करने जाऊंगी उस दिन एक दिन के अंदर 50,000 की शॉपिंग कर लूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये नहीं कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं भाई, सब फ्री एकदम। ऐसी लाइफ अगर जीना चाहते हो तो उसके लिए अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत अच्छा जीवन आपका हो जाएगा। तो उसके लिए अभी मजे से आपको काम करना होगा। जब भी कभी हम काम को काम समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो काम करते हैं वो काम चोरी करते हैं। जैसे बारिश हो गई तो कहेंगे आज नहीं यार, आज तो बारिश पड़ेगी, बह जाऊंगा मैं तो बाहर। तो वो या तो कोचिंग अगर आना होगा तो कोचिंग नहीं आएंगे, किसी को पढ़ाने जाना होगा तो पढ़ाने नहीं जाएगा, किसी को किसी के यहाँ पे क्लीनिंग के लिए जाना है तो वो सोचेगा छुट्टी। तो वो ना मौके ढूंढता है छुट्टी मारने के। हमें जो है इसमें एंजॉय करना है, हमें ये देखना है यार इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, हमारा जीवन है, वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एंजॉय इट। तो हम जब ये समझ लेते हैं तो उसमें बड़ा मजा आता है, और उसके साथ भी मजा आता है। अगर कोई इंटरेस्ट के साथ कुक करता है उसके खाने में मजा आता है, प्यार होता है उसके अंदर। कोई ऐसी जबरदस्ती मन से खाना ना बनाए तो वो खाना अच्छा नहीं लगता। आप किसी के घर जाओ और वो आपको बहुत प्यार से ट्रीट करे तो उसके घर जाना अच्छा लगता है। आप किसी दुकान पे जाओ और वो दुकानदार आपको सामान बड़े प्यार से दे, उस दुकान पे जाना अच्छा लगता है। इसका मतलब इंसान जो है ना वो प्यार का भूखा है। जब हम अपने काम में अपना 100% देते हैं और उसे एंजॉय करते हैं तो उस काम में मजा आने लगता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे टीचिंग में इतना ज्यादा मजा आता है, इतना ज्यादा मजा आता है कि जिस दिन मैं क्लास ना पढ़ाऊं ना उस दिन मुझे ऐसा लगता है आज मैंने दिन में कुछ काम ही नहीं किया। क्योंकि जीवन को साधना और उसकी प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। ये प्लानिंग कोई आज से नहीं है, ये प्लानिंग मेरी पहले से ही थी, तभी मुझे 14 साल हो गए पढ़ाते हुए। अभी तो मेरी एज के लोग सोच रहे हैं कि कुछ अब अच्छा करना है जिंदगी में, अब कुछ करेंगे, और मैं ये सोच रही हूँ अगले कितने साल में ग्राफ ऊपर ले जाके 10-15 साल बाद या 20 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेना है। तो मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग करूंगी और वो अब बिजनेस के एक्सपेंशन की प्लानिंग करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम इनिशियल स्टेज से हमारा सपना एकदम साफ होता है कि हमें ये करना ही है, जैसे सबसे पहला हमारा ड्रीम क्लियर होना चाहिए कि मुझे CS करना है और करना ही है। देयर इज नो बी प्लान, हमारे पास कोई बी प्लान है ही नहीं, यही प्लान है और इसे एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। और फिर उसके बाद आपको क्लियर विजन होना चाहिए, मिशन और विजन होना चाहिए कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है तो प्रैक्टिस में ही जाना है और बहुत अच्छा करना है। अगर मुझे कोचिंग में जाना है तो कोचिंग में ही जाना है, बहुत अच्छा करना है। और अगर मुझे जॉब में जाना है तो जॉब में ही जाना है, बहुत अच्छा करना है। 50 लाख का पैकेज इजीली मिल जाता है, ऐसे नहीं कि बिना करे तो कभी किसी को 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाओ तो 50 लाख रुपीस तक आपको इजीली पैकेज मिल जाता है कंपनीज में। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो 2 करोड़ 1 करोड़ का टर्नओवर आराम से हो जाता है। और टीचिंग का देखो मुझे पता नहीं ज्यादा। तो हम आगे चलते हैं। तो इट मीन्स अगर हम आगे बढ़े इसमें तो हम यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी की बात करेंगे, और सेक्शन 8 से पहले मैं आपको कुछ सेक्शंस टेक्निक सिखाऊंगी। तो सबसे पहले सुनो, किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जो है उसका मतलब होता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। क्या बोला मैंने? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? शॉर्ट टाइटल मतलब शॉर्ट में से क्या कहेंगे, जैसे कि DDLJ दिल वाले दुल्हनिया
ले जाएंगे, वो उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, DDLJ। इसी तरीके से आपके कुछ कानून भी है जो आप पढ़ोगे आगे चल के, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड उसे शॉर्ट में बोलते हैं CPC। तो इसका मतलब शॉर्ट में जो एक्ट को बोला जाएगा उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइटल। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है बच्चों ये कहां कहां पर लागू होगा, आइदर दिस इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, ट्राइब्यूनल्स, इस तरीके से वो लिखा होता है कि कहां कहां पर ये लागू होना है। कमेंसमेंट का मतलब होता है किस दिन से ये लागू किया गया, किस दिन से ये इफेक्टिव किया गया। तो हर एक्ट का पहला सेक्शन जो होता है उसमें क्या बताया जाता है, जरा बताना, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 की ओर। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, और जितनी भी डेफिनेशंस हैं, अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें, देयर आर टोटल 95 डेफिनेशंस आर देयर। कितनी डेफिनेशंस हैं, टोटल 95 डेफिनेशंस हैं। ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 इज अ कॉमन सेक्शन फॉर एंटायर एक्ट, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन होती है, डेफिनेशन होती है कि आप इस एक्ट के अंदर जो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब क्या होगा। तो उसे आपको और एडवांस लेकर जाती हूं, तो उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या बोलते हैं उसे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ठीक है। अब उसी के बाद सेक्शन 2 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की ओर। सेक्शन 3 कहता है कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, मिनिमम मेंबर्स की बात करता है। प्राइवेट कंपनी में 2, OPC में 1 और पब्लिक कंपनी में 7। ये बात होती है किसमें, सेक्शन नंबर 3 में। अब 3 के बाद क्या आता है, काउंटिंग आती है 4। ओके, 4 की बात करते हैं। 4 के अंदर आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरी प्लस रेंडमली। क्या बोला मैंने, मेमोरी प्लस रेंडमली। मतलब कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए कंपनी की एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या क्लोज होंगे, दैट इज मेंशन इन द सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 को कैसे याद करेंगे, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। एक बार फिर से बोल दीजिए, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4। अब वाह वाह जरूर करना, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। जहां जहां तू होगा, जहां जहां तू होगा, मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा। वाह वाह तो कर दीजिए, इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। इट मींस अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 की। तो सेक्शन 4 क्या कहता है कि सेक्शन 4 में चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, शार्प होती है। तो सेक्शन नंबर 4 के बाद क्या आएगा, सेक्शन नंबर 5। जहां जहां तू होगा, मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा। तो AOA इज मेंशन इन द सेक्शन नंबर 5। किसमें, 5। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 6 आएगा 5 के बाद, और सेक्शन 6 कहता है मैं आग लगा दूंगा। मैंने है कि हाँ, सेक्शन 6 कहता है मैं आग लगा दूंगा। मैंने कहा जी क्या बात होगी, क्या दिक्कत है। कहता है कि अगर, सुनना मेरी बात ध्यान से, सेक्शन 6 ने क्या बात बोली, सेक्शन 6 ने कहा कि अगर, सेक्शन 6 ने कहा कि अगर, मैंने कहा आगे तो बोलो, कि अगर, आगे, कि अगर MOA या AOA या किसी एग्रीमेंट या रिजोल्यूशन में मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई पॉइंट लिखा, मुझे अवॉइड करके कोई पॉइंट लिखा, मेरे खिलाफ जाके कोई पॉइंट लिखा, वो नल एंड वॉइड होगा। है मैम, हाँ सच्ची सच्ची भगवान की कसम। सेक्शन 6 में बात लिखी हुई है कि अगर MOA, AOA, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन, इनके अंदर अगर कोई भी पॉइंट लिखा और वो जो है किसे ओवरराइड कर रहा है, कंपनीज एक्ट को, तो वो प्राइमा फेसिया क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। मतलब सेक्शन 6 जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट है। क्या है उसका, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। वो क्यों है तो वो अभी मैं यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि आपने अभी बहुत कम पैसे दिए हैं, सारी चीजें यहीं सीख जाओगे। एग्जीक्यूटिव में और पैसे दोगे तब सिखाऊंगी। तो सेक्शन 6 है, और सेक्शन 6 के बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 की ओर। अब मैं आपके सामने एक गाना गाऊंगी और आप उसका आनंद लेना, और शायद आपने वो गाना सुना होगा, और आपको बस ये बताना है वो कौन सी पिक्चर का गाना है। पक्का, आर यू रेडी? यस, लाइव वाले बच्चे रेडी हैं? हाँ जी मैम। 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। अच्छा, अब सेक्शन भी ऐसी पूछूंगी 3 क्लास के बाद, ठीक है? कितनी जल्दी रिस्पॉन्स किया।
अच्छा चलो एक चीज और बता दो मुझे, हीरो कौन था इसमें और हीरोइन? लास्ट क्लास लूंगी ना, सारी बातें पूछूंगी कंपनीज एक्ट की, जितना गला फाड़ फाड़ के हम पढ़ा रहे हैं ना आपको। अगर आपने हमारे जवाब ऐसे नहीं दिए ना, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और उसी के साथ कौन सी हीरोइन थी, अक्षय कुमार हीरो, है ना। एक बात और बता दो बस, लास्ट पॉइंट, उनका नाम क्या था अक्षय कुमार का? अच्छा, और सुनील शेट्टी का? देव। और शिल्पा शेट्टी का? अंजलि। अंजलि। मतलब ये 2000 के टाइम की पिक्चर है और आप 24 चल रहे हैं, 24 साल पुराने जो पिक्चर आई है उसमें टाइटल। अच्छा, शिल्पा शेट्टी से प्यार कौन करता था? अच्छा अच्छा, तो उसी के साथ सुनील शेट्टी को किसने मना किया था शादी करने से? कितने ध्यान से पिक्चर देखी है। अब ये बच्चे ये भी बता सकते हैं कि चप्पल पहन के गया था या जूते पहन के गया था। अच्छा देखिए, 24 साल पुरानी, अपने पैदा होने से पहले की सारी हिस्ट्री पता है। और अगर मैं 3 महीने बाद एक्ट में कुछ पूछूंगी तो सब साफ हो जाएगा। इसे कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। हमारे जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो हमें याद रहती है। ओके, सेक्शन 149 में क्या है? धड़कन पिक्चर कब देखी थी लास्ट? लेकिन उसके टाइटल याद है, उसमें हीरो हीरोइन का नाम याद है, किसने किसको प्यार किया था, किसने किसको धोखा दिया था, सब याद है। लेकिन अभी मैंने कल की क्लास में एक दिन पहले ही सेक्शन 149 के बारे में बोला था, ओनली इंडिविजुअल टू बी अ डायरेक्टर दैट इज टू बी मेंशन इन द सेक्शन नंबर 149। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइंड दिस सेक्शन। कितनी देर लगाई है ना, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। इट मीन्स कंपनी का भी जन्मों जन्मांतर तक का बंधन है। कंपनी एक बार बन जाती है तो हमेशा हमेशा चलती है। तो सेक्शन नंबर 7, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 7। ठीक है, आगे चले। ओके, अब हम बात करेंगे स्वर्ग की प्राप्ति की। सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। फिर से सुनिए, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट कब मिलता है? स्वर्ग कब मिलता है हमें? जब हम दान पुण्य करते हैं। सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसे हम एनपीओ या एनजीओ बोलते हैं। क्या बताया मैंने, जरा बताना। एनपीओ और एनजीओ इज मेंशन इन द सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8। सो सेक्शन 8 में पता क्या होता है? नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल, इसका मतलब क्या होगा? नेकी कर और दरिया में डाल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हाँ, नेकी कर और दरिया में डाल। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि इसमें पैसा तो लगाया जाएगा, लेकिन पैसा लगाने के बाद आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आपको डिविडेंड मिलेगा, ना बाबा ना। सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का। कितने सेक्शन हो गया, पीछे चले। 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 के अंदर मिनिमम मेंबर्स, सेक्शन नंबर 4 के अंदर एमओए एओए, 5 के अंदर एओए, 6 के अंदर ओवरराइडिंग इफेक्ट, 7 के अंदर प्रोसेस, 8 के अंदर एनपीओ या एनजीओ। पढ़ो जरा इस लाइन को। Association not for profit. What do you mean by this? However, an association formed not for profit acquire a corporate life with the meaning of a company by reason of license under section 8 of the act. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो ये कहना चाह रहा है कि भैया जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी होगी उसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन क्या ये लॉसेस के लिए कंपनी हो सकती है? कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉसेस के लिए बना दी? क्या ये लॉस के लिए हो सकती है? आंसर इज नो, नेवर एवर। ये कभी भी लॉस के लिए नहीं हो सकती है, प्रॉफिट्स के लिए ही होगी, परंतु प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। पर कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा इसी ऑब्जेक्टिव में लगा दिया जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी जो बनती है वो बनती है प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सब के लिए बनाई जाती है।
तो इसमें जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं किसमें, सेम ऑब्जेक्ट में, और जो लोग पैसा इसमें लगाते हैं उनको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मैं थोड़ा सा और सेक्शन 8 कंपनी में यहाँ पे क्लियर करती हूँ, वैसे हम आगे चल के सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे तो पहले बेस क्लियर हो जाएगा तो और आसान होगा। सुनो जरा, अगर हम सेक्शन 8 की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस लेने जाना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लाइसेंस जो देती है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस ग्रांट करती है तो ग्रांट करने से पहले कहती है आपको 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन होगा। दूसरा कहती है कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो तो इसका लाइसेंस आपको तभी मिलेगा अगर इसमें हुए गए प्रॉफिट्स को आप आपस में बंटवारा नहीं करोगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तीसरी कंडीशन जो होती है सेक्शन 8 कंपनी की वो होती है कि इस कंपनी में किसी प्रकार का अगर प्रॉफिट होता भी है तो इसी उद्देश्य में दोबारा से लगा दिया जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी की खास पहचान होती है, सेक्शन 8 कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेक्शन 8 कंपनी के अंत में जो यूज होता है वो होता है एनपीओ या फिर एनजीओ। एनपीओ एनजीओ कंपनी के जो एमओए और एओए होते हैं आप उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्रकार का कोई भी बदलाव करना चाहते हो तो बदलाव करने से पहले आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने बिना गवर्नमेंट के परमिशन के उसके अंदर कोई भी बदलाव किया तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो लाइसेंस रद्द कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी अगर भविष्य में कभी भी अपने उद्देश्य को बदलना चाहती है या सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में आना चाहती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर ही होता है, और उस सेक्शन 8 कंपनी को दिए गए सारे बेनिफिट्स, चाहे वो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन हो, चाहे वो छूट पर दी गई संपत्ति हो, चाहे वो डोनेशन या ग्रांट हो, उन सब का हिसाब लिया जाता है और वो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है ऐसी ही दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी चलाने के लिए आपको स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज एक्ट में भी एक अलग दर्जा दिया गया और बड़े सारे सेक्शंस की एग्जेम्पशन दी गई। इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी जो है वो सेक्शन 7 में ना देकर सेक्शन 8 में दी गई है। सेक्शन 7 के अंदर नॉर्मल कंपनीज को बनाने की प्रक्रिया दी गई है, उसी के साथ साथ सेक्शन 8 कंपनी एक विशेष रूप की कंपनी है, एक अलग तरीके की कंपनी है, तो उसका प्रोसीजर सेक्शन 8 में दिया गया है। इसकी एक खास हिस्ट्री है, पुराने समय में सेक्शन 25 कंपनी होती थी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, लेकिन क्योंकि वहां पे सेक्शन नंबर 25 में डिफाइन की गई थी, इसका प्रोसेस सेक्शन 25 में था तो इसीलिए इसे सेक्शन 25 बोलते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसे सेक्शन 8 इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर लाइसेंस लेने का कंपनी को बनाने की प्रोसेस दिया है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया सेक्शन 8 कंपनी। समझ आ गया? सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ इन्होंने कहा कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक्वायर अ कॉर्पोरेट लाइफ फॉल विद द मीनिंग ऑफ कंपनी एंड बाय रीजन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। इसका मतलब सेक्शन 8 में क्या लिया जाता है, लाइसेंस लिया जाता है, लाइसेंस के बेसिस पर ही इसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर उसके बाद लाइसेंस ग्रांट होगा, तभी जाके आगे काम कर पाएगी। क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखिए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट। चलिए बच्चों, तो अब देखिए अब